बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक अगले क्लास में, नए क्लास में। तो हम लोगों ने जीरो वेक्टर तक पढ़ लिया था। तो आज उसके आगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है क्या। ठीक है, तो सपोज हम लोग एक प्लेन लेते हैं। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है जो टू डायमेंशन हो। जैसे ये जो कॉपी है, ये जो पेज दिख रहा है, ये टू डायमेंशनल है, सरफेस है, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें हैं। एक इसमें लेंथ है और दूसरा इसमें ब्रेड्थ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये इसको टू डायमेंशनल कहते हैं। और अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई कमरा है, तो कमरे में क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, लंबाई, चौड़ाई और हाइट भी होगा, मतलब ऊंचाई। तो उसमें थ्री डायमेंशन होता है, वो स्पेस को डिनोट करता है। तो हम लोग अभी पोजीशन वेक्टर जो है वो टू डायमेंशन में डिफाइन करेंगे, और उसी को आप चाहे तो फिर बाद में आप थ्री डायमेंशन में भी ले सकते हैं। तो टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक सरफेस है, इसमें सिर्फ टू डायमेंशन है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। मतलब सिर्फ एक इधर एक्सिस जाएगा और एक इधर एक्सिस जाएगा, दो एक्सिस ही होंगे इसमें। तो ऐसे इस तरह के सरफेस को क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल सरफेस। तो हम लोग टू डायमेंशन में पहले पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखते हैं। तो सपोज एक एक्सिस है, टू डायमेंशनल देखिए, तो एक ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस स्पेस में, और ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये ओरिजिन है। तो सपोज़ एक पॉइंट P1 है जिसका कोऑर्डिनेट होगा x1 एंड y1 मान लिया, और एक पॉइंट P2 है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो ये P1 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालें x एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस जो क्या होगा वो x1 होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा? x1 होगा। इसी को कहते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x1 हो गया। मतलब ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पे है? x1 दूरी पे है। उसी तरह से अगर यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डालेंगे, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी y1, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसलिए P1 को कैसे डिनोट किया हमने? x1 y1। ठीक है, इसी तरह से P2 को डिनोट किया x2 y2, यानी कि ये x एक्सिस पे इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? x2 है, और y एक्सिस पे अगर लेंगे तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? y2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो P1 पॉइंट यानी x1 y1 से P2 पॉइंट x2 y2 तक मूव करती है। ठीक है, तो हम लोग पोजीशन पहले, जैसे P1 पे जब ये P1 पॉइंट पे था, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या था ये देखेंगे, और जब P2 पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या था। ठीक है, तो मान लिया कि जब P1 पे था तो OP1 को जिस वेक्टर से डिनोट करेंगे, जैसे R1 से डिनोट किया, तो ये वेक्टर हो गया इस P1 का पोजीशन वेक्टर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का P1 पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर होगा, उसको ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसमें एरो बना होगा। एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। और इसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो OP1 क्या होगा? P1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। उसी तरह से OP2 ये P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट का होगा, जो भी होगा पोजीशन वेक्टर किसका होगा? किसी ऑब्जेक्ट का होगा। जब P1 पे वो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर R1 हो गया। जब वो P2 पे होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि R2 होगा। ठीक है,
तो पोजीशन वेक्टर है क्या? पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन आप लिखेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन लिख रहे हैं। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कि पोजीशन वेक्टर है क्या? तो हम लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the vector from the origin O of the coordinate system to the position of the object। तो क्या हो गया? द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन ओ ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मान लिया जब P1 पे जब ऑब्जेक्ट था तो ओरिजिन से P1 की ओर जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ, फ्रॉम ओरिजिन टू द P1, ठीक है, मतलब जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का उसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। यानी कि OP1 क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट P1। ये क्या हो जाएगा? इज OP1 हो जाएगा, OP1 वेक्टर, OP1 वेक्टर। और इसको हमने किससे डिनोट किया है? R1 से, ठीक है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट P2 क्या हो जाएगा? इस P2 पॉइंट पे OP2 हो जाएगा। OP2 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? R2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर से हमको क्या क्या पता चलता है? ये बताएगा जैसे P1 पे पोजीशन वेक्टर है, P1 पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा कि इसका ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो कितना है। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन हमेशा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका डिस्टेंस P1 पॉइंट से क्या है, ये हमको पोजीशन वेक्टर से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी? ये डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा। इससे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है, ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है। ये इसका जो डायरेक्शन है ये बता रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन में है। तो इससे दो चीज़ें पता चली, एक तो ओरिजिन से इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है और दूसरा इसका डायरेक्शन क्या है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, vector of an object provides two important informations. Important informations। पहला, it gives the straight line distance of the object from the origin O। मतलब ओरिजिन O जो है ये O है, इससे इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है। और दूसरी चीज़ क्या बताएगी ये? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to
ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से इसका डायरेक्शन क्या है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में दो चीज़ें हमको पता चली, एक तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पता चल गया और दूसरा इसका डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये दो चीज़ें पता चल गई। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर से हमें ये दो चीज़ें पता चली। अब हम लोग आते हैं सेकंड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन object is the shortest distance हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बिटवीन द इनिशियल पोजीशन P1 and the final position P2। तो जैसे हमने अभी बताया था कि ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट पहले P1 पे था जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, और फिर ये P2 पे आ गया, P1 से ट्रेवल करके कहाँ आ गया, P2 पे, P2 पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, यानी ये P1 से P2 पे ट्रेवल किया। ठीक है, तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, ये था R1 OP1 जो भी है, और बाद में इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, P2 पे आने के बाद R2 हो गया, और ये ट्रेवल कहाँ से कहाँ किया, P1 से P2। तो मान लिया कि ये P1 से P2 ट्रेवल किया, ये वेक्टर डेल्टा R है, मतलब ये जो चेंज आया यहाँ P1 से P2 आने में जो चेंज आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जो आया, ये जो मूवमेंट हुआ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्शन वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हुआ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यही लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन P1 एंड द फाइनल पोजीशन P2। तो इनिशियल पोजीशन P1 से फाइनल पोजीशन P2 के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, P1 से P2, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, P1 P2, और इसको किससे डिनोट किया हमने, डेल्टा R, डेल्टा R, और इसको क्या कहेंगे, इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसमें जो इस P1 P2 वेक्टर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैंने बताया कि वेक्टर में जो लेंथ होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन बताएगा। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, एरो क्या बता रहा है, P1 से P2 की तरफ। तो इसलिए इस जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P1 P2, लेंथ ऑफ P1 P2 इज द मैग्नीट्यूड of the displacement vector and direction is from P1 to P2। ठीक है, अब
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन यहाँ से ले लेते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट बता दिया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझा भी दिया, तो अब इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is a vector that points objects initial position to its final position and whose magnitude is equal to the straight line distance between the 2 points. तो डेफिनेशन आप देख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो यहाँ बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट पॉइंट्स ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर है जो पॉइंट करता है कहाँ से कहाँ, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स P1 क्या है, इनिशियल पोजीशन जहाँ से शुरुआत हुई, और फाइनल पोजीशन कहाँ है, P2। इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, ये पॉइंट करेगा, मतलब ये डायरेक्शन बताएगा। एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, तो यही हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे ये देखते हैं। तो फिर से हम ये आपको दिखा देते हैं, फोटोग्राफ बना लेते हैं फिर से। ये x है, ये y है, फिगर फिर से बनाते हैं। P1 पॉइंट पे था पहले बॉडी, x1 y1, और फिर P1 से क्या हो गया, ये P2 पे आया। यहाँ पे क्या है, x2 y2, ठीक है। P1 पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये है OP1, P2 पे है तो क्या है OP2, ठीक है। यहाँ पे R1 था और यहाँ पे R2 था पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, अभी आपको बताया मैंने। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एट P1 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एट P1, ये क्या होगा, इसको कहेंगे OP1। यहाँ से यहाँ की ओर जो डिनोट करेगा वो इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर। OP1 को किससे डिनोट कर रहे हैं, R1 से डिनोट कर रहे हैं। और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट x1 होगा, अभी मैंने बताया था। और यहाँ से y कंपोनेंट क्या होगा, y1 होगा। यानी कि x के अलोंग इसका लेंथ क्या होगा, x1 होगा, और y के अलोंग इसका लेंथ क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। तो आपको बताए थे कि यूनिट वेक्टर मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर याद है, आई पिछले क्लास में। अगर नहीं याद हो तो आप रिवाइज कर लीजिए, पीछे का वीडियो देख लीजिए। आई जे के मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के होता है, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। ये तीनों होता है। तो ये यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आप इसमें देखिए कि x1 में क्या है, मैग्नीट्यूड x1 है, x एक्सिस के लॉन्ग x1 है। तो अगर इसको हम डायरेक्शन के साथ दिखाना चाहें तो क्या करेंगे, x1 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा, x एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन होता है आई कैप,
प्लस इसको और क्या कर सकते हैं, y1 मैग्नीट्यूड है y एक्सिस के अलॉन्ग, और इसका यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे कैप। यानी पोजीशन वेक्टर r1 को या OP1 को एट P1 जो पोजीशन वेक्टर है उसको कैसे डिनोट करेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। यानी कि आप पोजीशन वेक्टर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से OP2 क्या हो जाएगा, P2 पे पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर एट P2 क्या हो जाएगा, OP2 को हम लोग R2 से डिनोट किए थे, OP2 R2 से डिनोट किए थे। इसको क्या लिखेंगे इसी तरह से, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। यानी कि R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है। तो हम लोगों ने P1 पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में वो बना दिया, और P2 पॉइंट पे कैसे लिखेंगे वो भी बना दिया, ठीक है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, आप देखिए P1 पे पॉइंट था, P1 से P2 पे गया, तो P1 टू P2 यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, P1 से P2, और ये एरो इस पे लगा दिया तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है। यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, OP2 है, OP2 वेक्टर है फाइनल, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन OP1, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन को माइनस किया तो यहाँ से यहाँ गए हम, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो OP2 फाइनल है, फाइनल वेक्टर पोजीशन का वेक्टर हुआ, और ये इनिशियल पोजीशन का वेक्टर हुआ OP1। तो OP2 को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप देखिए OP2 x2 प्लस x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस OP1 को कैसे डिनोट किया था, x1 i प्लस y1 j, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। अब हम लोग i कैप को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस इसमें j कैप का कॉमन ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, P1 P2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोगों ने डिनोट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग पोजीशन वेक्टर देख लिया, वेक्टर देख लिया, उसमें कुछ डेफिनेशंस थे वो देख लिया। अब दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे वो हम लोग समझेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो मान लिया कि एक वेक्टर ये है P, ये एक वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर ऐसे है Q। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको आप जैसे P को आप ऐसे पैरेलली खींच दिया आपने, P हो गया। अब ऐड जब करना होगा तो जहाँ फर्स्ट वेक्टर इंड करता है, मतलब उसका जो हेड होगा, वहाँ से सेकेंड वेक्टर स्टार्ट होगा Q का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे ही होगा, इसके पैरेलल ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो ये P हो गया और ये Q हो गया। हम पैरेलली वेक्टर को अगर कहीं भी प्लेस करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, तो इसके पैरेलल हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये भी Q ही कहलाएगा। इसके पैरेलल हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया तो ये P है, तो ये P ही होगा, लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है,
लेंथ मान लिया कि ये p है, ये भी p है, ये q है, ये q है, डायरेक्शन भी सेम हो गया, पैरेलल है। तो हम लोग कहते हैं कि जब जोड़ना हो, एडिशन करना हो, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा। इसका हेड यहाँ है, टेल कहाँ है, यहाँ। तो कह रहा है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड यानी यहाँ p का हेड कहाँ होगा, यहाँ। यहाँ से सेकंड वेक्टर जो q है इसका टेल शुरू होगा और हेड जो है ऐसे ही इंड करेगा। तो इस तरह से जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो इनिशियल जो पोजीशन है वहाँ से ये जो फाइनल पोजीशन हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। तो ये जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। अगर इसको मान लीजिए हम r कहते हैं, r वेक्टर, तो r वेक्टर क्या होगा, p प्लस q, यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यानी फाइनली यहाँ से यहाँ आए, तो इसलिए r किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा, इस तरह से पता चलेगा। तो हम यहाँ पे आपको नोट्स के रूप में लिखाते हैं। नोट में क्या लिखिए, वी कैन मूव अ वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, but we can't change the magnitude and direction of the vector while moving it। तो हम लोग किसी वेक्टर को एक प्लेस से, वी कैन मूव ए वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, बट वी कैनॉट चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वाइल मूविंग इट। जैसे इस वेक्टर को हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिए, लेकिन इसके लेंथ को भी चेंज नहीं करेंगे। थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो इसके लेंथ को भी नहीं चेंज कर सकते और डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकते, यानी लेंथ जितना है उतना ही रहेगा, और जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में तो ये भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। जैसे ये क्यू है तो क्यू का भी जो लेंथ होगा उतना ही लेंथ हम लेंगे और डायरेक्शन भी वही रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसी वेक्टर को यहाँ से यहाँ मूव कर दिए, यहाँ से यहाँ मूव कर दिए, सेम ही वेक्टर रहेगा, बशर्ते क्या है कि उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज ना किया जाए। तो देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, लेकिन इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर को कैसे मूव कर सकते हैं। अब हमने जो बताया आपको कि P प्लस क्यू किया, तो R जो हुआ वो क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, इन दोनों का एडिशन हो गया, P प्लस क्यू इज इक्वल टू R। तो क्या लिखेंगे, R रिप्रेजेंट्स द नेट डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर सम। नेट डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, फिर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया था, टोटल कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ, इसलिए इसको रिजल्टेंट को नेट डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं या वेक्टर का सम भी कहते हैं। और वेक्टर सम ऑफ किसका किसका सम, P एंड Q, एंड is called the resultant of vector P and
क्यू, दैट इज आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस क्यू। तो ये हो गया एडिशन, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि मतलब वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे एडिशन को, लेकिन इसका फिर मैग्नीट्यूड कैसे होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि P एंड Q जो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, फाइनल जो इफेक्ट, दोनों के इक्वल जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको R बता रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना चीज़ मैंने समझाया उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Hence, resultant vector of two or more vectors is the single vector which produces the same effect as is produced by the individual vectors together। तो दो वेक्टर ने अलग अलग जो इफेक्ट क्रिएट किया, ये P से P तक गया, फिर ये Q तक गया, तो इन दोनों के इक्वल इफेक्ट कौन पैदा कर दिया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो फाइनली यहाँ से यहाँ गए, तो इन दोनों के रिजल्ट के बराबर ये तीसरा जो वेक्टर है ये रिजल्ट क्रिएट किया, इसी को कहेंगे इसका एडिशन या रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ जो हम लोग बताए R इज इक्वल टू P प्लस Q, यही बताए ना हम लोग। तो ये जो हम लोग जो मेथड किए, द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन described above is called triangle law of vector addition। तो इस लॉ को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल लॉ। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल बना रहा है, देखिए एक ट्रायंगल का वो एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया और तीसरा साइड हो गया। तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, जैसे ये और ये, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये जो थर्ड साइड ये हुआ, ये इसके रिजल्टेंट को बताएगा, ठीक है। यही हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया P, ये हो गया Q, इसके पैरेलल हम ऐसे एक बनाते हैं, Q के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या होगा, Q होगा अगर इक्वल लेंथ लेते हैं। उसी तरह से ये क्या कहलाएगा, ये P कहलाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट है ये क्या होगा, इसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, तो ये P प्लस Q को डिनोट करेगा। उसी तरह से यहाँ आप देखेंगे तो क्या होगा, ये Q प्लस P को डिनोट करेगा। तो R क्या क्या हो सकता है, अगर इस ट्रायंगल को लें तो P प्लस Q क्या होगा, R होगा, और इस ट्रायंगल को लें तो ये Q प्लस P इज इक्वल टू R, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यानी फाइनली यहाँ से यहाँ गए, तो Q प्लस P इज इक्वल टू R। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ हम लोग समझ गए, पैरेललोग्राम लॉ समझ गए। तो अब इसको थियोरेटिकली लिखेंगे कैसे, अगर आपको लिखना होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, इसीलिए मैं नोट्स भी बनवाता जाता हूँ कि आप एग्ज़ाम में भी आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो क्लास 11 का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या होता है। ठीक है, इफ टू vectors acting simultaneously ऐसे नहीं, as simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in the same order, then the third or closing side of the triangle represents their resultant in magnitude and direction। समझिए, अगर दो वेक्टर साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे एक्ट करें, जैसे एक पॉइंट है ये एक ये पॉइंट है, इस पे दो वेक्टर लग रहे हैं, एक P ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे लग रहा है इस पे Q। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वही होगा जो दोनों वेक्टर के एक ही पॉइंट पे एक्ट करने से जो रिजल्टेंट आएगा, जिधर जैसे बॉडी मूव किया या बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या वेलोसिटी आई, जो भी मतलब ये आगे की चीज़ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डिनोट करेगा इन दोनों वेक्टर के सम्मिलित प्रभाव को, कंबाइंड इफेक्ट को, और उसी को कहेंगे एडिशन। तो जैसे एक P वेक्टर हो गया और ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे लिख रहे हैं Q। तो ये जो R होगा ये इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को दिखाएगा। R इक्वल टू क्या होगा, P प्लस Q। ठीक है, इसी लॉ को क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If two vectors
acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram then the diagonal of the parallelogram passing through that point represents their resultant in magnitude and डायरेक्शन। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं वो साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे एक्ट करें और उसको मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, टू साइड्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड, मतलब बगल बगल वाले साइड, एडजेसेंट का मतलब हुआ बगल का दो साइड, उससे रिप्रेजेंट करें, पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट करें, तो जो डायगोनल होगा, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, एक वेक्टर ऐसे, ये पॉइंट है, इस पे एक वेक्टर ऐसे P लग रहा है, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर ऐसे Q इस पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको इस वेक्टर को लेके हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। जैसे P है ये, तो ऐसे P ले लिया, ये सेम वेक्टर हो गया। अब इसका दूसरा साइड क्या बनाएंगे, ऐसे Q, इसको डायरेक्शन सेम ही रखा, मैग्नीट्यूड भी सेम रखा, तो अब इससे एक पैरेललोग्राम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। इसके पैरेलल ये हो गया P हो गया, और ये हो गया, ये Q हो गया, और ये P हो गया, ठीक है। तो क्या कहता है कि इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल जो होगा इस पैरेललोग्राम का, यही इसका रिजल्टेंट या इसका एडिशन को शो करेगा, यानी P और Q का रिजल्टेंट जो होगा ऐसे, वो R होगा। तो आप देखिए कि ये पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअली ट्रायंगल लॉ का ही दूसरा रूप है, क्योंकि आप देखिए जैसे ये P ड्रॉ किए, ये Q ड्रॉ किए, तो ये भी P हो गया और ये Q हो गया, क्योंकि इसके पैरेलल इसके इक्वल है, और ये भी इसके पैरेलल इसके इक्वल ये है, इसलिए ये P हो गया, ठीक है। तो आप देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ट्रायंगल का, इसको अगर एक ट्रायंगल माने तो ये दोनों साइड मिलके रिजल्टेंट को बताएंगे, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q। और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी R इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, Q, ये हो गया, प्लस P, Q प्लस P। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से हमको ये भी पता चल गया कि P प्लस Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q प्लस P भी लिख सकते हैं, यानी P यहाँ पे जो मैथ का जो ये नियम है वो यहाँ पे लग जाता है, P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस P, ठीक है।
आज यहीं तक रहने देते हैं। अभी तो हमने 2 वेक्टर्स को जोड़ना सीख लिया। अब मोर देन 2 वेक्टर्स रहेंगे तो उनको कैसे ऐड करेंगे ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो बच्चों इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और आपको मैं एकदम क्लास 11 के बेसिक्स से लेकर आपको एकदम जी एडवांस नीट तक आपको ले जाऊंगा। तो आप बस एकदम प्यार से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और जो मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना होगा। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, उसको कैसे ग्राफिकली डिनोट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।